हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्लेटू ऑफ छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का पठार डिस्कस करेंगे और इसके साथ में ही गढ़जात की पहाड़ियाँ, महानदी बेसिन और दंडकारण्य पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखें कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ लोकेटेड है इंडिया के मैप पर। तो अगर भारत के मैप को हम बनाएं, हमें सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से तो ये जो झारखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखते हैं स्टेट झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ऊपर बिहार आप देखते हैं। तो ये जो एरिया है ये छोटा नागपुर का पठार है। ये क्या है? ये छोटा नागपुर पठार है। और इसके बाद इसका विस्तार जो है मुख्य करके झारखंड में है, कुछ विस्तार इसका बिहार, वेस्ट बंगाल की सीमा से लगा हुआ और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन प्रदेशों में भी इसका विस्तार पाया जाता है। लेकिन प्रमुख रूप से ये झारखंड में स्थित है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं झारखंड। छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण में उड़ीसा में गढ़जात की पहाड़ियाँ हैं। गढ़जात की पहाड़ियाँ, यहीं पर महानदी बेसिन पाया जाता है। महानदी का क्षेत्र है ये, तो ये महानदी बेसिन के नाम से भी जानते हैं इस क्षेत्र को, महानदी बेसिन। यहीं पर आप देखेंगे महानदी जो है वो गढ़जात की पहाड़ियों को काटते हुए बहती है छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी क्षेत्र में। छोटा नागपुर पठार के नीचे में गढ़जात पहाड़ियों के और नीचे आएंगे तो आपको यहां मिलेगा दंडकारण्य। ये है दंडकारण्य। दंडकारण्य, इन्हीं तीन चीजों पर आज हम डिस्कस करेंगे। आसपास के लोकेशन की अगर हम बात करें तो जो महानदी है, ये महानदी निकलती है, ये आपका है मैकाल, मैकाल श्रेणी। और इधर आप देखते हैं बघेलखंड, आपको हमने बताया था बघेलखंड। और यहाँ पर झारखंड और वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे आप देखेंगे राजमहल। यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित हैं। राजमहल, इस तरह से ये जो है मैप पर आपका लोकेशन है। सबसे पहले अगर हम विस्तार की बात करें कि ये जो छोटा नागपुर पठार है ये कहाँ कहाँ पे स्थित है, हेडिंग रहेगी आपकी छोटा नागपुर पठार। विस्तार, तो देखिए हमने जैसा बताया कि मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार कहाँ है, झारखंड में है। तो इसको आप लिखेंगे प्रमुख रूप से, प्रमुख रूप से झारखंड में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये झारखंड में ही है, इसका विस्तार उड़ीसा में भी है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, यहां भी जो है विस्तार पाया जाता है। मुख्य रूप से झारखंड में है। अगर इसके हम लोकेशन को यहां पर ड्रा करें तो कौन कौन सी चीजें यहां पर हैं झारखंड, जो ये पठार है छोटा नागपुर, इसको इस तरह से यहां पर एक ड्रा कर ले हम। ये क्या है? ये छोटा नागपुर पठार है। इसके पश्चिम में ये है मैकाल। मैकाल, यहां पर स्थित हैं राजमहल की पहाड़ियां। उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ियां।
छोटा नागपुर पठार में ही आती हैं ये। यहां पर है बघेलखंड। ये क्या है? बघेलखंड। ये हो गया आपका मैकाल रेंज। और ये महानदी बेसिन है, ये महानदी है। और यहाँ पे गढ़जात की पहाड़ियाँ हैं। ये हैं गढ़जात पहाड़ियाँ। और यहीं पर बहती हुई महानदी, महानदी घाटी। ये पूरी महानदी घाटी है। और इसके नीचे जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा दंडकारण्य। दंडकारण्य ये भी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के क्षेत्र में दंडकारण्य। मैकाल छत्तीसगढ़ में, बघेलखंड, राजमहल की पहाड़ियाँ। और ये जो बीच में सेंटर बॉडी है, ये जो सबसे प्रमुख हम पढ़ेंगे, छोटा नागपुर पठार। ऐसे ही आप बना लें, पूरा लोकेशन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटा नागपुर पठार है ये। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है? झारखंड में मुख्य रूप से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ऊपर बिहार तक ये फैला हुआ है। अगर इसके चारों तरफ की बॉडीज़ की बात करें तो उत्तर पश्चिम में बघेलखंड, पश्चिम में मैकाल की पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व में राजमहल, दक्षिण में अगर आएँ तो गढ़जात की पहाड़ियाँ, महानदी घाटी, और दक्षिण में बढ़ेंगे तो दंडकारण्य। ये यहाँ पर लोकेशन है। अगर मैकाल की पहाड़ियाँ देखें तो विशेष करके छत्तीसगढ़ में है, दंडकारण्य भी छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है। बघेलखंड जो है वो झारखंड, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। और ये राजमहल की पहाड़ियाँ जो हैं वो झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे हैं। तो ये इसकी हो गई विस्तार और लोकेशन। अब इसकी ऊंचाई की बात करें। ऊंचाई और विभाजन, इसमें कई नाम हैं जो पूछे जाते हैं अक्सर, तो उसको समझेंगे हम। विस्तार को हमने देख लिया, ऊंचाई और विभाजन। देखिए, ये जो छोटा नागपुर का पठार है ये लगभग 650 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से। तो इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 650 मीटर है। औसत ऊंचाई 650 मीटर। और अगर सर्वोच्च बिंदु की बात करें, यहाँ पे सर्वोच्च कोई शिखर हो तो सर्वोच्च शिखर जो है वो है पारसनाथ। आपको हमने बताया था पारसनाथ के विषय में। पारसनाथ शिखर ये कहाँ पड़ता है? ये गिरिडीह में पड़ता है। गिरिडीह, ये गिरिडीह में है। और इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। ये इसका सर्वोच्च शिखर है। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा बिंदु है, यहाँ पड़ेगा गिरिडीह में। अब इसका अगर विभाजन की बात करें तो विभाजन कुछ इस प्रकार से है। देखिए, समझें इसको। ये अगर छोटा नागपुर का पठार है इस तरह से झारखंड में, ये छोटा नागपुर का पठार है, तो इसके बीच में एक रिवर बहती है। यहाँ पे एक बीच में एक नदी है और इस नदी का नाम है दामोदर नदी। ये दामोदर नदी है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांट देती है। दो भाग हो जाते हैं इसके। जो उत्तर वाला भाग है इसको कहा जाता है हजारीबाग का पठार। ये है हजारीबाग, हजारीबाग पठार, या इसको कोडरमा भी कहा जाता है। कोडरमा। जो नीचे का है इसको कहते हैं रांची का पठार। यहीं पे रांची स्थित है, रांची का पठार।
इसको बांटने वाला कौन है? दामोदर नदी। बीच में रिफ्ट वैली में बहती है दामोदर नदी, दो भागों में पठार को बांट देती है, ऊपर हजारीबाग, नीचे रांची का पठार। दामोदर नदी के ऊपर का जो भाग है यानी हजारीबाग का पठार, इसका ढाल जो है वो पूरब की तरफ है, पूरब की तरफ। यहाँ की जो नदियाँ हैं वो पूरब की तरफ बहती हैं। जो रांची पठार है, चूँकि रिफ्ट है ना, यहाँ पे भ्रंश घाटी है ये दामोदर की, तो इसकी वजह से पठार टूट गया है, तो ये जो पठार है ये दक्षिण की तरफ झुका हुआ है। अब इसमें भी कुछ पार्टीशन और है। यहाँ पे जो इधर का क्षेत्र है ये लावा निर्मित क्षेत्र है। यहाँ पे ये क्षेत्र लावा निर्मित है, इसको आप लिखेंगे लावा निर्मित, और इसको पार्टलैंड कहा जाता है। पार्टलैंड, पार्टलैंड छोटा नागपुर पठार में ही आते हैं। ये जो क्षेत्र है जहाँ पे आपको सुवर्ण रेखा वगैरह नदी है, यहाँ का ये क्षेत्र जो है सिंह भूमि कहलाता है। ये क्या है? सिंह भूमि, सिंह भूमि का पठार कह सकते हैं, सिंह भूमि ये क्षेत्र कहलाता है। यहाँ ऊपर जो कोडरमा का क्षेत्र है, यहीं पर है पलामू, ये क्षेत्र पलामू क्षेत्र है, पलामू। और यहाँ पर जो है वो है राजमहल की पहाड़ियाँ, ये है, ये भी लावा क्षेत्र है। यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। ये है राजमहल की पहाड़ियाँ, ये क्षेत्र है। यहाँ पे पार्टलैंड लावा निर्मित क्षेत्र है। इधर ये जो है दक्कन लावा का ही क्षेत्र है, जहाँ पर पश्चिम क्षेत्र में पार्टलैंड कहते हैं। और यह एक संप्राय मैदान है। देखिए अब यहाँ पे जो सिंह भूमि है, यहीं पे इसी डायग्राम में सारी चीज़ें मैं लिखे दे रहा हूँ, उसको आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। ये जो सिंह भूमि है ये खास करके धारवाड़ चट्टानें हैं, धारवाड़ चट्टानें, प्रमुख रूप से धारवाड़ चट्टानें यहीं पाई जाती हैं इसी क्षेत्र में। यहाँ पे कुछ मैदानी क्षेत्र भी है, यहाँ कुछ मैदान है क्योंकि इधर कई नदियाँ हैं। ये जो हजारीबाग का क्षेत्र है, ये जो है हजारीबाग का क्षेत्र, ये ग्रेनाइट चट्टानें हैं यानी आर्कियन चट्टानें। ये कैसी हैं? आर्कियन चट्टानें यहाँ पर हैं, आर्कियन। आर्कियन चट्टानें आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। आर्कियन चट्टानें यानी ग्रेनाइट, यहाँ पे ग्रेनाइट पाया जाएगा, नीस पाया जाएगा, ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी। और जो दामोदर नदी घाटी है, ये जो दामोदर नदी का क्षेत्र है ये वाला आसपास का, ये गोंडवाना क्षेत्र है। आपको गोंडवाना चट्टानें भी हमने पढ़ाया है। ये कैसा है दामोदर नदी की घाटी? ये जो है गोंडवाना, गोंडवाना चट्टानें। और गोंडवाना चट्टानें मतलब कोयला, यहाँ पे कोयला पाया जाता है दामोदर नदी की घाटी में पूरा। तो ये हो गया इसका विभाजन। आप इसको पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा कि कहाँ पर क्या स्थित है, और ऐसे ही एक चित्र से ही सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। देखिए जो लावा क्षेत्र है यहाँ का, जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, राजमहल की पहाड़ियों में भी यहाँ कोयला पाया जाता है। रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है यहाँ पर है। और यहाँ के आसपास जो मिट्टी बनी है लावा से, वो लाल मिट्टी है, लेटराइट टाइप की मिट्टी है, लाल मिट्टी। मिट्टियों के विषय में जब पढ़ेंगे तो लाल मिट्टी क्या होती है अब देखेंगे। ये जो इसके बाद का क्षेत्र है कोडरमा या हजारीबाग पठार, हजारीबाग पठार जो मुख्य रूप से आर्कियन चट्टानों से बना है। आर्कियन चट्टानें ग्रेनाइट होती हैं, नीस होती हैं, ये सभी चट्टानें आर्कियन चट्टानें होती हैं। ये वैसे तो सारे पठार में आर्कियन चट्टानें हैं, लेकिन जहाँ जहाँ से आर्कियन चट्टानों का अपक्षय पर्दन हुआ तो वहाँ वहाँ पर धारवाड़ की चट्टानें बनती हैं। तो खास करके जो रांची का पठार का सिंह भूमि क्षेत्र है, ये लोहा के लिए ज़्यादा जाना जाता है, आयरन का क्षेत्र है। ये जो धारवाड़ चट्टानें होती हैं वहाँ पर खनिज बहुत पाए जाते हैं, धात्विक खनिज, तो लोहा है, ये सब चीज़ें सिंह भूमि में पाई जाती हैं। इधर का जो पार्टलैंड एरिया है, यहाँ पर बॉक्साइट बहुत पाया जाता है। इधर क्या है? बॉक्साइट बहुत पाया जाता है। और
ये जो एरिया है दामोदर नदी के आसपास का एरिया, ये गोंडवाना प्रकार की चट्टानें हैं जिनमें जैविक जो होते हैं जीवाश्मी ईंधन वगैरह पाए जाते हैं, यानी कोयला पाया जाता है यहाँ पर दामोदर नदी की घाटी में। कुछ मैदानी क्षेत्र भी है इधर, और यहाँ पलामू क्षेत्र, यहाँ पे कुछ क्षेत्र है इधर, इस क्षेत्र में जो है विंध्यन चट्टानें भी पाई जाती हैं। विंध्यन चट्टानें यहाँ पे एक ही जिला है लगभग वो, तो वहाँ पे संगमरमर, चूना पत्थर, देखिए विंध्य पहाड़ों में क्या पाया जाता है, पिछले क्लास को अगर याद करें तो जो विंध्य क्रम की चट्टानें होती हैं उनमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर इत्यादि पाया जाता है। तो ये इसका विभाजन हो गया कि कौन कौन सी चट्टानें छोटा नागपुर पठार में पाई जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी प्रकार की चट्टानें उपस्थित हैं। देखिए लावा निर्मित यानी बेसाल्ट की चट्टानें भी हैं, यहाँ पे आर्केन चट्टानें भी हैं, धारवाड़ चट्टानें भी हैं, गोंडवाना चट्टानें भी हैं। यहाँ पे सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और कोयला भी पाया जाता है। तो जहाँ पर सभी प्रकार के खनिज और कोयला पाया जाएगा वहाँ पर उद्योग भी डेवलप होंगे, और इसीलिए इस छोटा नागपुर पठार को क्या कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर प्रदेश क्या होता है, रूर प्रदेश जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये कोयला और खनिज वगैरह पाए जाते हैं। रूर एक नदी है, यूरोप में जो राइन नदी की सहायक नदी है, और राइन नदी और रूर नदी की जो घाटियाँ हैं वहाँ पर कोयला, खनिज ये सब पाए जाते हैं। तो उसी की तुलना से इसको भी भारत का रूर कहा जाता है। तो ये विभाजन आपने देख लिया। अब हम देखें कि यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं और वो किधर किधर को प्रवाहित हो रही हैं। अपवाह तंत्र क्या है छोटा नागपुर पठार का। तो छोटा नागपुर पठार जो है, कई नदियाँ वहाँ से निकलती हैं। कुछ नदियाँ बाहर से आती हैं जो छोटा नागपुर पठार को पार करती हुई जाती हैं, कुछ वहीं से निकलती भी हैं, और सर्वोच्च शिखर आपने पारसनाथ देख लिया। देखिए इसका अपवाह सिस्टम क्या है, अपवाह ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। तो फिर से एक डायग्राम बना लें, एक डायग्राम के माध्यम से ही सब कुछ समझ लेंगे और इसे आप लिख लेंगे आराम से। ये छोटा नागपुर का पठार हो गया। छोटा नागपुर पठार के बीच से हमने बताया कि एक बहती हुई नदी, ये है दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से ही निकलती है और ये वेस्ट बंगाल में जाकर के फिर बंगाल की खाड़ी में जाती है। इधर क्या है, इधर वेस्ट बंगाल है, ये झारखंड है। इस नदी पर कई परियोजनाएं भी बनाई गई हैं। दामोदर नदी, इसमें बहुत बाढ़ आती थी, पहले बहुत बाढ़ आती थी, इतनी बाढ़ आती थी। अब देखिए छोटा नागपुर पठार तो ऊंचा है, इस तरह से है छोटा नागपुर पठार, और फिर अचानक से ढाल होके ये है वेस्ट बंगाल, ये है वेस्ट बंगाल और ये है झारखंड। झारखंड में 650 मीटर ऊंचा छोटा नागपुर का पठार है, और वेस्ट बंगाल क्या है, वेस्ट बंगाल गंगा के ब्रह्मपुत्र के मैदान में स्थित है। तो ये डाउन पार्ट है, झारखंड का ऊंचा क्षेत्र है, यानी छोटा नागपुर पठार वाला क्षेत्र है। तो यहाँ से जो नदी निकलेगी इस तरह से, और वो नदी जाकर के जब वेस्ट बंगाल में पहुँचती थी तो बहुत तेज़ी से ऐसे एकदम से उसको ढाल मिलता था, तो बहुत तेज़ी से वेस्ट बंगाल के सब पुरुलिया जिला वगैरह जो है वो बहाते हुए ले जाती थी। तो इसको पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता था, तो वो है दामोदर नदी। दामोदर नदी इतनी तेज़ी से प्रवाहित होती थी छोटा नागपुर पठार से, जैसे ही वेस्ट बंगाल में जाती थी तो आसपास के जितने ज़िले हैं वो बाढ़ग्रस्त कर देती थी। तो इसको बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन अब नहीं कहा जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारे बांध बना करके इसके वाटर को कंट्रोल कर लिया गया है, इसलिए इसको अब लाइफ लाइन कहा जाता है। पहले जो शोक कहा जाता था नदी को, उसको अब लाइफ लाइन ऑफ बंगाल कहा जाता है। तो कैसे क्या हुआ उस पर भी हम बात करेंगे। नदियाँ देखिए, आपको हमने बताया कि इधर क्या है, इधर मैकाल है। मैकाल छत्तीसगढ़ का एक पर्वत श्रेणी है। तो यहाँ से मैकाल से एक नदी निकलती है जो छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में बहती है, और ये है महानदी। महानदी, ये महानदी है, ये मैकाल से निकलती है यहाँ से, और ये नदी छोटा नागपुर पठार से ही निकलती है पश्चिमी क्षेत्र से।
अब ऊपर की नदियों का ढाल अलग है, इधर की नदियों का ढाल अलग है। ऊपर वाली जैसे कि बराकर नदी इस तरह से आके दामोदर में मिलती है, बराकर नदी। ये कौन सी है? बराकर, बराकर नदी। बराकर नदी के बाद में आप देखेंगे बोकारो नदी, बोकारो नदी। इसके बाद में एक नदी और है कोनार, कोनार नदी। ये 3 नदियां प्रमुख रूप से हजारीबाग के पठार पे हैं। इधर रांची के क्षेत्र में, सिंहभूम के क्षेत्र में नदियां जो हैं वो उनका ढाल दामोदर नदी घाटी की तरफ नहीं है, उनका ढाल सीधे बंगाल की खाड़ी की तरफ है। तो यहां से आप देखेंगे सुवर्ण रेखा है, सुवर्ण रेखा, और आप देखेंगे बैतरणी, बैतरणी नदी, सुवर्ण रेखा नदी, महानदी, और एक नदी इधर है ऋषिकुल्या, ऋषिकुल्या नदी। इस तरह से ये अपवाह है। तो कहने का मतलब ये है कि इधर की जो नदियां हैं वो दामोदर नदी में जाके मिलती हैं, और रांची के पठार की जो नदियां हैं वो सभी महानदी उसमें जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, और महानदी जो है वो भी बंगाल की खाड़ी में जाती है। महानदी की घाटी, महानदी का बेसिन खास करके उड़ीसा के क्षेत्र में जो पड़ता है, और दामोदर नदी का जो बेसिन है वो कोयले के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे ब्राह्मणी नदी भी है, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी भी जो है इसी क्षेत्र में है नीचे। तो ये सारी नदियां हैं। अब ये जो दामोदर नदी है इसको कहा जाता था बंगाल का शोक, तो इसके ऊपर बनाया गया है दामोदर वैली कारपोरेशन, यानी एक बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसको दामोदर वैली कारपोरेशन नियंत्रित करता है। ये बनाया गया इसलिए क्योंकि ये वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा बाढ़ करती थी, और इस क्षेत्र में हमें तमाम सारा ज़रूरत भी था पानी और बिजली बनाने के लिए। तो दामोदर नदी पर एक परियोजना बनाई गई, दामोदर वैली कारपोरेशन की स्थापना की गई। इस पर कई बांध बनाए गए हैं, तो उनके विषय में आप नोट कर लें। दामोदर वैली कारपोरेशन यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ, आप नोट कर लें। दामोदर नदी, दामोदर नदी परियोजना। कौन इसको करता है? दामोदर वैली कारपोरेशन, कारपोरेशन। देखिए ये किस नदी से प्रेरित था? तो अमेरिका में एक नदी थी टेनेसी, अमेरिका में, अमेरिका की एक नदी थी जहां से प्रेरित है ये। अमेरिका की नदी थी टेनेसी, टेनेसी। अगर टेनेसी देखें तो वो जो है मिसिसिपी की सहायक नदी है। ये क्या है? मिसिसिपी की सहायक है ये टेनेसी नदी। टेनेसी नदी भी बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती थी पहले। इसको मिटा दें हम। ये जो टेनेसी नदी है ये बहुत बाढ़ वाली नदी थी, बाढ़ लाती थी। तो यहां पर 1933 में हॉलैंड से इंजीनियर आए थे, हॉलैंड, हॉलैंड के इंजीनियर, इन्होंने एक डिजाइन बनाया था और टेनेसी परियोजना बनाई। टेनेसी परियोजना, ये अमेरिका की बात हम कर रहे हैं।
टेनेसी नदी आप मैप पे देखिएगा, मिसिसिपी मिसौरी जो नदी है उसकी एक सहायक नदी है टेनेसी। कहाँ पर आप देखेंगे, जो अमेरिका का मैप आप देखेंगे इस तरह से, तो आप यहाँ पर देखेंगे एक नदी आती है मिसिसिपी और इधर से आती है टेनेसी। ये आपने पूरा मैप ऐसे देखा होगा उत्तरी अमेरिका का। तो यहाँ पे ये यूनाइटेड स्टेट है, यूएसए में आप देखेंगे मिसिसिपी नदी है और ये नदी होगी आपको मिलेगी टेनेसी। तो टेनेसी नदी पर ही जो है डैम बनाया गया, कई डैम बनाए गए। किसके द्वारा? ये हॉलैंड से इंजीनियर बुलाए गए थे, उन्होंने डिजाइन किया और टेनेसी परियोजना बनाई। उसके द्वारा क्या हुआ कि बाढ़ पे बहुत अच्छा नियंत्रण हुआ और वहाँ पर जो बाढ़ की वजह से नुकसान होता था वो फायदे में बदल गया इस परियोजना की बदौलत। तो भारत में भी इसी के तर्ज पे उन्हीं इंजीनियर को बुलाया गया, हॉलैंड के उन्हीं इंजीनियर को 1948 में इन्होंने ही भारत में बनाया था। भारत में दामोदर परियोजना बनाई इन्होंने, दामोदर परियोजना, दामोदर वैली कारपोरेशन की स्थापना की गई और 1948 में भारत में उन्हीं इंजीनियर के द्वारा दामोदर नदी के ऊपर कई बांध बना करके दामोदर वैली कारपोरेशन के द्वारा ये बांध बनाए गए और इसमें कई बांध हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो बंगाल का शोक थी, दामोदर नदी क्या थी? दामोदर नदी इसको कहते थे बंगाल का शोक। बंगाल का शोक क्यों कहते थे? क्योंकि वहां पर बाढ़ लाती थी। अब वर्तमान में क्या है? वर्तमान में इसको लाइफ लाइन कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ बंगाल। अब यहां पर इस बांध की बदौलत बहुत सारा पानी रोका जाता है, उससे बिजली भी बनाई जाती है और नहरें बनाई गई, दूर दूर तक पानी से सिंचाई की जाती है, जिससे कि ये अब नदी का जो शोक वाला एक इसका शब्द था वो हट गया, अब लाइफलाइन बन गई है। और आप देखते हैं वेस्ट बंगाल में चावल वगैरह अनाज की बहुत खेती बढ़िया की जाती है वहाँ पर, अब बाढ़ वगैरह नहीं है। तो लेकिन यहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। आप अगर देखें, अगर भारत में आप एक चीज़ पे गौर करें, ये इंडिया है इस तरह से, यहाँ आप देखते हैं पंजाब है और यहाँ देखते हैं आप बंगाल है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी अन्न का और पंजाब में भी अन्न का बहुत उत्पादन होता है, खूब हरित क्रांति हुई यहाँ दोनों जगह पर। यहाँ पर भी खूब उत्पादन होता है, यहाँ पर भी क्या है, उत्पादन बहुत है, मैक्सिमम उत्पादन है अनाज का, और यहाँ पर भी उत्पादन बहुत है। लेकिन यहाँ पर निर्यात किया जाता है और यहाँ पर उपभोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। आप देखिए जनसंख्या घनत्व के आंकड़े, तो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, बंगाल के क्षेत्र में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व हमें कमेंट करके बताइए, वेस्ट बंगाल का क्या है, पंजाब और हरियाणा का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है। तो उत्पादन दोनों जगह बहुत ज़्यादा है, लेकिन बंगाल यहाँ पे पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र से निर्यात किया जाता है अनाज, जबकि यहाँ पर निर्यात कम किया जाता है, उपभोग ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ खाने वाले लोग बहुत हैं। तो अंतर पड़ता है, लेकिन फिर भी उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा, उत्पादन बहुत बढ़ा। कौन कौन से यहाँ पर बांध बनाए गए वो आप देखें ज़रा इस कारपोरेशन में। फिर से एक छोटा सा मैप वही ड्रा कर लें। ये आपका है छोटा नागपुर पठार, ये हो गई आपकी दामोदर, दामोदर में ये आ गई बराकर, ये है बोकारो, ये हो गई कोनार, और नीचे वाली नदियाँ अलग हैं। इन्हीं पे बांध बनाए गए हैं। तो देखिए दामोदर और बराकर के इस जंक्शन पे, यानी जहाँ पर इसका संगम होता है, यहाँ पर एक बांध बनाया गया है, मैथन बांध।
मैथन बांध, ये एक बांध हो गया। बराकर नदी पर एक डैम और यहाँ पर है, जो प्रमुख डैम है, वैसे बहुत डैम है, ये है झुमरी तिलैया, तिलैया बांध इसको बोलते हैं, तिलैया, तिलैया बांध, झुमरी तिलैया, ये हो गया एक बांध। बोकारो नदी जो है इस पे बनाया गया है पंचेत बांध, पंचेत बांध, ये हो गया तीसरा। जो कोनार नदी है इस पे भी एक डैम बनाया गया है, यह है कोनार बांध, कोनार बांध, ये हो गया। तो 4 प्रमुख डैम है, मैथन, तिलैया, पंचेत, कोनार। ये किस पे है? ये सब दामोदर नदी सिस्टम पर हैं, दामोदर नदी और सहायक नदियों पर बने। और भी बांध है यहाँ पर, तमाम छोटे छोटे बांध बना करके पूरी नदी को कंट्रोल कर लिया गया है। और ये अब अच्छी खासी सिंचाई, बिजली, पेयजल, सारी चीज़ें यहाँ पर व्यवस्थित इससे की जाती हैं। तो ये हो गया आपका दामोदर नदी। अब यहाँ पर हम देखें कि जो आपका छोटा नागपुर पठार है वो बहुत ज़्यादा खनिजों के लिए बहुत मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर आयरन, बॉक्साइड, माइका यानी अभ्रक और कोयला, ये सारी चीज़ें जो हैं वो छोटा नागपुर पठार में पाई जाती हैं। और इसीलिए इसको कहा जाता है भारत का रूर प्रदेश। तो कौन कौन से खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं उस पर चर्चा करे बगैर आपका छोटा नागपुर पठार का जो महत्व है वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो देखिए जरा इसको, खनिज संसाधन, खनिज संसाधन, देखिए अगर इसको पहले डायग्राम के रूप में अगर हम समझें तो ये आपका छोटा नागपुर पठार है, बीच में आपकी ये दामोदर नदी है, नदी। तो कहाँ पर क्या क्या पाया जाता है? ये क्षेत्र जो है माइका के लिए मशहूर है, माइका यानी अभ्रक, माइका पाया जाता है यहाँ पर। ये जो दामोदर वैली का क्षेत्र है पूरा, ये दामोदर नदी, ये क्या है? कोयला है, कोयला पाया जाता है। जो आपका सिंह भूमि का क्षेत्र है, ये यहाँ पर विशेष करके आयरन पाया जाता है, आयरन हो गया, कोयला हो गया, माइका हो गया। और इधर का जो क्षेत्र है यहाँ पाया जाता है बॉक्साइट, यहाँ पे क्या पाया जाता है? बॉक्साइट, बॉक्साइट हो गया, कोयला, आयरन, माइका, बॉक्साइट। और ये क्षेत्र जो है यहाँ पर अधातुएं पाई जाती हैं, यहाँ पर क्या है? अधात्विक खनिज यानी संगमरमर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। कम मात्रा में है लेकिन है इस क्षेत्र में, 1-1.5 जिले में पाया जाएगा इधर झारखंड में। तो ये आपका हो गया। बघेलखंड के पठार के विषय में आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये सिर्फ आप लोकेशन याद रखें कि इधर बुंदेलखंड के पठार, रीवा के पठार के बाद में और छोटा नागपुर पठार के बीच में बघेलखंड का पठार स्थित है। सोन नदी यहीं पर बहती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? वो भी मैकाल से निकलती है और ऊपर जाती बघेलखंड होते हुए गंगा में मिलती है जाके। तो ये सभी यहाँ खनिज संसाधन पाए जाते हैं। यानी कि छोटा नागपुर पठार में क्या क्या है? छोटा नागपुर पठार, यहाँ पे कोयला है, कोयला, धात्विक खनिज, खनिज और अधात्विक खनिज भी पाए जाते हैं, अधात्विक खनिज भी पाए जाते हैं। तो ये सब कुछ पाया जाता है यहाँ पर है, इसीलिए इसको कहते हैं भारत का रूर प्रदेश।
भारत का रूर प्रदेश, यानी कि मिनरल स्टोर ऑफ इंडिया, मिनरल स्टोर ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। और रूर के विषय में हमने क्या बताया, रूर एक नदी है जर्मनी में, और ये नदी जो है वो राइन नदी की सहायक नदी है, और राइन और रूर नदी की घाटी क्षेत्र में कोयला खनिज पाए जाते हैं। तो इसीलिए जैसा यहाँ भी वैसा ही माहौल है दामोदर नदी के आसपास, तो इसको भी रूर कहा जाता है, रूर प्रदेश। अब देखिए कहाँ कहाँ पे कौन कौन से खनिज हैं, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें माइका पे। रूबी माइका, ग्रीन माइका, व्हाइट माइका। माइका कई प्रकार का होता है और माइका के प्रोडक्शन में भारत बहुत आगे है। पहला ले हम माइका देखें, खास करके कहाँ पे है माइका। तो सबसे पहले तो देखिए 90% ऑफ ग्लोबल 90% ऑफ ग्लोबल माइका जो है, विश्व का 90%, हिंदी में लिखें, विश्व का 90% माइका यानी अभ्रक भारत में, भारत प्रथम स्थान पे है माइका में। और भारत का 70%, भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, भारत में 70% माइका यही छोटा नागपुर पठार से आता है। माइका कहाँ मिलता है, छोटा नागपुर पठार, माइका यहीं से निकाला जाता है। कौन कौन सा माइका निकाला जाता है यहाँ से, रूबी माइका। माइका में कई कैटेगरी होती हैं, रूबी माइका, ग्रीन माइका, व्हाइट माइका, सबके अपने अलग अलग काम भी हैं। ये सभी जो है यहाँ से निकाले जाते हैं। माइका का प्रयोग विशेष करके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने में होता है, पेंट बनाने में होता है, और जो फर्नेस होते हैं, तापरोधी भट्ठियाँ होती हैं जहाँ पे धातुओं को गलाने का काम किया जाता है, वहाँ भी माइका का उपयोग किया जाता है। तो इसका माइका का उपयोग कहाँ होता है, आप लिख लें अपनी जानकारी के लिए। माइका जो है वो तापरोधी, ताप सहन करने वाली तापरोधी फर्नेस, फर्नेस में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में और पेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है माइका का। कहाँ से निकाला जाता है छोटा नागपुर पठार में, हजारीबाग पठार से, हजारीबाग पठार। माइका हजारीबाग प्लेटू से, अभी चित्र बनाया था उस पर आपको बताया था हमने कि यहाँ पर ये जो हजारीबाग का क्षेत्र है यहाँ माइका पाया जाएगा। तो एक माइका हो गया। दूसरा हम बात करें कोयला पे। कोयला कहाँ कहाँ पे निकाला जाता है, तो कोयला जैसा कि आपने देखा कि दामोदर नदी घाटी जो है वो गोंडवाना चट्टानों की एक पूरी घाटी है, इसी के आसपास कोयला पाया जाता है और ये राजमहल की पहाड़ियों तक पूरा डेवलप है ये जो घाटी है। तो कोयला कहाँ से पाया जाएगा, कोयला, यहाँ कोयला भी पाया जाता है। कोयला कहाँ, राजमहल की पहाड़ियों के क्षेत्र में, और एक तो आप लिखेंगे राजमहल और दामोदर घाटी, दामोदर घाटी। नदी घाटी क्या होती है, नदी का जितना भी क्षेत्र जो होता है वो आसपास का उसकी घाटी कहलाता है। तो राजमहल और दामोदर नदी घाटी में कोयला निकाला जाता है। कोयला के कुछ प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे राजमहल में जैसे ले लें रानीगंज, रानीगंज है। उसके बाद इधर बढ़ेंगे हजारीबाग की तरफ तो झरिया खान पड़ेगी आपकी, झरिया है। तलचर वगैरह तो यहाँ है, तलचर महानदी घाटी में है। झरिया यहाँ है आपका छोटा नागपुर पठार पे। गिरिडीह, गिरिडीह जहाँ पे पारसनाथ है। रजरप्पा, धनबाद, बोकारो और रामगढ़, रामगढ़
ये सब क्या हैं? ये सब कोयला के क्षेत्र हैं, कोयला की खानें हैं यहाँ पे। रानीगंज, झरिया, झरिया तो बहुत बड़ी खान है, झरिया को स्पेशल आप याद रखें, झारखंड में है झरिया। रानीगंज को भी आप याद रखेंगे, राजमहल की पहाड़ियों के क्षेत्र में रानीगंज है। और रानीगंज में तो सबसे पहले कोयला प्राप्त किया गया था, इसके विषय में आप लिख लें। रानीगंज के विषय में यहाँ से 1774 में कोयला प्राप्त किया गया था, यहाँ सबसे पहले 1774 के में कोयला यहाँ प्राप्त हुआ। भारत में कोयला उत्खनन जो है वो सबसे पहले यहीं से किया गया था। अब तो रानीगंज खान में कोयला उत्पादन बहुत कम है, लगभग बंद है, लेकिन सबसे पहले यहीं से निकाला जा रहा है। अब ये झरिया वगैरह भी चल रहे हैं। तलचर क्षेत्र है जो महानदी घाटी के क्षेत्र में है, बाकी गोदावरी नदी के क्षेत्र में पाया जाएगा। तो ये सारे कोयला के क्षेत्र हैं। तो ये कोयला में रानीगंज को आपने देखा, रानीगंज में कोयला प्राप्त हुआ था। और जब रेलवे का विकास अंग्रेज़ों ने किया था, आपने डलहौजी के कार्यकाल में देखा था 1854 में, 53-54 में रेलवे बनना प्रारंभ हो गई थी। तो सबसे पहली रेलवे आप पढ़ते हैं कि मुंबई से ठाणे के बीच में रेल चलाई गई थी सबसे पहली। लेकिन आपको क्या पता है कि सबसे पहली रेलवे का निर्माण यहीं रानीगंज से लेकर के जो है कलकत्ता, रानीगंज से लेकर के कलकत्ता के लिए जो है वो रेलवे बनाना प्रारंभ किया था अंग्रेज़ों ने, क्योंकि वो कोयला ढोना चाह रहे थे। यहाँ रानीगंज का कोयला, यहाँ से रेलवे बना रहे थे। कहाँ से? रानीगंज, रानीगंज से रेलवे लाइन बिछा रहे थे। कहाँ के लिए? कलकत्ता। ये करीब 320 किलोमीटर की रेल लाइन है। इसी को अंग्रेज़ों ने सबसे पहले डेवलप करना शुरू किया था, लेकिन ये चूंकि बहुत लंबी लाइन थी इसलिए ये बन बाद में पाई, और मुंबई से ठाणे वाली सबसे पहले बन गई थी। 1774 में मत लिख लेना इसको, 1774 में कोयला प्राप्त हुआ था। ये जो है बाद में डलहौजी के कार्यकाल में ये पहले बनाना शुरू किया था, लेकिन पहले बन गई मुंबई से ठाणे, तो वही प्रथम में दर्ज है। ये आपकी कमर्शियल लाइन थी। तो ये सब कोयला के क्षेत्र हैं। अब देखिए कोयला के बाद में आयरन, आयरन बहुत मशहूर है। तो आयरन अयस्क कहाँ पाया जाता है? छोटा नागपुर पठार में। तो आयरन जो है वो रांची का पठार के क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है, सिंह भूमि जो है उस क्षेत्र में आयरन। आयरन कहाँ पाया जाता है? सिंह भूमि, सिंह भूमि यानी रांची जो क्षेत्र है इधर का, ये रांची वाला पठार है, और इसी में सिंह भूमि प्रमुख है जहाँ पर आयरन अयस्क पाया जाता है। और हेमेटाइट यहाँ से निकाला जाता है। हेमेटाइट, हेमेटाइट प्रकार का अयस्क जो है यहाँ पाया जाता है। सिंह भूमि को आप लिख भी लें, रांची का पठार। तो यहाँ पे प्रमुख क्षेत्र हैं सिंह भूमि, मयूरभंज, मयूरभंज खान है, क्योंझर, बस इतना बहुत है क्योंझर। जब हम अयस्क वगैरह पढ़ेंगे आयरन खनिज का अलग से चैप्टर, तब और आपको हम बताएंगे पूरे। सिंह भूमि, मयूरभंज, क्योंझर, ये आप याद रखें जो रांची के पठार के क्षेत्र में पाई जाती हैं आयरन की। बॉक्साइट कहाँ है? बॉक्साइट जो है वो पश्चिमी छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में है। पश्चिमी छोटा नागपुर पठार बॉक्साइट पाया जाता है। यूरेनियम इंपॉर्टेंट, यूरेनियम, यूरेनियम की तो बहुत कम खानें हैं, एक ही खान सबसे प्रमुख है, जादूगुड़ा। जादूगुड़ा खान, जादूगुड़ा खान कहाँ है? छोटा नागपुर पठार। यहीं से यूरेनियम निकाला जाता है। एकमात्र खान है जादूगुड़ा, कई बार पूछा गया है। तो ये छोटा नागपुर पठार में है जादूगुड़ा। वैसे तो मेघालय में भी है। देखिए यहाँ पर मेघालय, मेघालय का पठार आप पढ़ेंगे तो मेघालय के पठार में भी
यूरेनियम वहाँ भंडार हैं, लेकिन मेघालय में यूरेनियम का उत्खनन खनन नहीं किया जाता है। अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा विरोध है पर्यावरण को लेकर के, इसीलिए यूरेनियम सिर्फ जादूगोड़ा से ही निकाला जाता है। अब जो है इसके बाद में छोटा नागपुर पठार के बाद में आपको महानदी बेसिन यानी गड़जात की पहाड़ियों का क्षेत्र जो है वो बता दें, और दंडकारण्य क्या है इसके विषय में ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। महानदी बेसिन और इसी बेसिन में स्थित है गड़जात की पहाड़ियाँ। इस पे बात करें तो ये आपका क्षेत्र है उड़ीसा। ये कौन सा क्षेत्र है? उड़ीसा। तो ये कहाँ पर स्थित है? विस्तार इनका कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में। और महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी जो है मैकाल से निकलती है, मैकाल से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। और कहाँ बहती है ये? छोटा नागपुर के दक्षिणी क्षेत्र से होते हुए दक्षिण में, दक्षिणी सीमा बनाती है ये छोटा नागपुर पठार का। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे महेंद्रगिरी नाम का एक पर्वत है। महेंद्रगिरी नाम के कई पर्वत आप देखोगे। महेंद्रगिरी सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर इसी गड़जात की पहाड़ियों में स्थित है महेंद्रगिरी नाम का सर्वोच्च शिखर। और मेघासनी की पहाड़ियाँ भी यही हैं। मेघासनी पहाड़ियाँ, ये इसके पहाड़ी क्षेत्रों के नाम है। महेंद्रगिरी पर्वत शिखर, मेघासनी की पहाड़ियाँ, ये सभी गड़जात पहाड़ियों का ही क्षेत्र है। अब यहाँ पे कोयला, महानदी घाटी में कोयला पाया जाता है। महानदी बेसिन मतलब कोयला, कोयला का क्षेत्र। और प्रमुख खान कौन सी है यहाँ पे? तलचर, तलचर खान उड़ीसा। ये जो है कोयला की सबसे प्रमुख खान है। बस इतना आपको गड़जात पहाड़ियों के विषय में जानना है, याद रखना है। बाकी जब हम खनिज के विषय में पढ़ेंगे तो और डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप दंडकारण्य के विषय में जान लें। दंडकारण्य कहाँ है? छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इससे। दंडकारण्य, दंडकारण्य जो है वो उड़ीसा में है, वो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी इसका विस्तार है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से है, आंध्र प्रदेश में भी इसका विस्तार पाया जाता है। यह है दंडकारण्य। दंडकारण्य पठारी क्षेत्र जो है वो आयरन अयस्क भी यहाँ पर पाया जाता है। आयरन अयस्क, आयरन अयस्क यहाँ जो पाया जाता है वो बैलाडीला, बैलाडीला खान, बैलाडीला खान क्षेत्र जो है वो आयरन अयस्क, ये दंडकारण्य में भी, दंडकारण्य में ही स्थित है। और इसके कई भाग हैं। दंडकारण्य के कई पठारी क्षेत्र हैं। वो नाम आपसे सिर्फ आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से हैं, ताकि कभी क्वेश्चन आता है कि ये पठार कहाँ स्थित है, तो ये जो है दंडकारण्य में है। कालाहारी, कालाहांडी पठार, मल्कानगिरी पठार, मल्कानगिरी पठार और बस्तर पठार, छत्तीसगढ़ में ही है बस्तर पठार। ये सभी पठार इसी दंडकारण्य के भाग हैं, बस्तर पठार। तो इस प्रकार से हमने जो है छोटा नागपुर पठार को डिस्कस किया। छोटा नागपुर पठार कहाँ है? झारखंड में है। गड़जात की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? उड़ीसा में है। दंडकारण्य पठार कहाँ है? दंडकारण्य पठार, कालाहांडी पठार, मल्कानगिरी पठार, बस्तर पठार, ये सब इसी दंडकारण्य पठार के भाग हैं। और ये सभी छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। छत्तीसगढ़ और इसका विस्तार जो है वो आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। मैकाल, मैकाल को हम सतपुड़ा के साथ में पढ़ेंगे जब सतपुड़ा की श्रेणियाँ इधर अब इधर का शुरू करेंगे। जो है सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद में हरिश्चंद्र और अजंता गुफाएं, ये जो है अजंता श्रेणियाँ, और वेस्टर्न घाट और इधर ईस्टर्न घाट, नीलगिरी, ये सब कुछ जब डिस्कस करेंगे तब इसी साथ में हम सतपुड़ा के साथ में मैकाल को डिस्कस करेंगे। मैकाल के विषय में आप थोड़ा थोड़ा हर बार पढ़ रहे हैं,
मैकाल यहाँ बीच में पड़ता है। यहाँ से कई प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि सोन नदी, इधर महानदी आपने देखा, और इधर देखेंगे इंद्रावती, ये सभी रिवर्स निकलती हैं मैकाल से। अब इसके बाद में अगले चैप्टर में हम सतपुड़ा को डिस्कस करेंगे और उसके बाद वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट, नीलगिरी वगैरह ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से प्रश्न जो पठारों से खास करके बनते हैं, उनमें पठार की लोकेशन, पठार के महत्व यानी कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, नदियाँ वगैरह, इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। अगर आप मैप पे इन चीज़ों को ड्रा करके डिस्कस करते हैं, बनाते हैं, जैसे कि पीछे का जो आप हम पढ़ चुके हैं वो सब कुछ एक साथ बनाइएगा आप मैप में, तो वो हर बार आपका रिवाइज होते चलेगा। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।